और हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय हमारे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, तो कृपया अपने स्थान पर ही रहें, अपने स्थान पर बने रहें, अपना स्थान ना छोड़ें। बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो जी कोई नहीं रहेगी सर, आप ही को विजन जो अपना देना है सर, प्लीज कुछ नहीं सर, प्लीज। तो अब हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे और राष्ट्रगान के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो हम सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करेंगे कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने फ्लोर मैनेजर से आग्रह करेंगे कि वो दीप प्रज्वलन के लिए आवश्यक सामग्री मंच पर उपलब्ध कराएं और अब हम समय का सदुपयोग करते हुए मंच पर विषय पर अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे आरिफ मोहम्मद खान जी। कृपया सर, जैसे आपकी सुविधा। जी माननीय सदस्य विधान परिषद श्री नीरज कुमार जी, कशिश न्यूज़ के संपादक श्री अनुराग ठाकुर जी, इस कशिश न्यूज़ के इस परिवार के दूसरे सभी सम्मानित सदस्य, देवी और सज्जनों, मेरे नज़दीक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा, संस्कार भी, रोजगार भी। और मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ, मैं समझता था ये संवाद है, ये नहीं था कि मुझे कोई यहाँ पे भाषण देना है। और मैं पिछले 5 दिन से, मैं सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, 5 दिन से बाहर था, हर दिन नई जगह पर, तो बहुत समय भी नहीं मिला देखने का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। जैसा माननीय नीरज जी ने कहा, शिक्षा के बगैर किसी भी प्रकार का विकास और प्रगति संभव ही नहीं है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया, बिल्कुल सही है। जो डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे दूसरे मनीषियों ने कहा है। और चूंकि इसमें आपने रोजगार पहले लिखा है, तो ये भी हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसमें ये शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया गया है
अर्थ करी चा विद्या। विद्या ऐसी होनी चाहिए जो हमारे अंदर ये क्षमता पैदा कर सके कि हम एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। वो बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है और उसके लिए निश्चित तौर पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उससे नीचे भी जो जिनके पास विधायी शक्ति है कि वो उस प्रकार की शिक्षा दें और ऐसी अवसर प्रदान करें जहाँ पे शिक्षार्थी अपने जो मैंने पहले शब्द प्रयोग किए सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके और पूरी दुनिया में शिक्षा को सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत में सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बगैर संभव नहीं है, ना व्यक्तिगत तौर पे ना समाज के राष्ट्र के तौर पे। लेकिन भारत में विद्या को सशक्तिकरण के साथ साथ मुक्ति के माध्यम के तौर पे भी देखा गया। सा विद्या या विमुक्तये, बल्कि भारतीय मानस में अगर कोई सबसे बड़ा आदर्श और लक्ष्य है तो वो मुक्ति प्राप्त करना है। यहाँ मुक्ति से उद्देश्य क्या है? इसलिए कि ये मत समझिएगा कि मुक्ति की जब बात होती है हमारी विरासत में तो वो केवल मरने के बाद की मुक्ति। ये जीवन भी जीने का तरीका वो होना चाहिए। लक्ष्य ये है जहां मुक्त भाव के साथ जीवन जिया जा सके। इहेवा तैर जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कि ये जब हम मोक्ष की और मुक्ति की बात करते हैं तो वो केवल मरने के बाद की बात नहीं है। ये जीवन जीने की कला होनी चाहिए कि जो हम मुक्त भाव से जी सके। मुक्त भाव कैसे कहा ना, इहेवा तैर्जिता सर्गो, इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त की जा, जिंदा रहते हुए मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कैसे? निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, ब्रह्मा जो जिस तरह ब्रह्मा निर्दोष है उसी तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। अगर वो समदृष्टि पैदा हो जाए, सूरज निकलता है सुबह को, उसको भी ऊर्जा देता है जो सूरज की पूजा करता है, पानी चढ़ाता है, और उसको भी उतनी ही ऊर्जा देता है जो सूरज की कोई पूजा नहीं करता, पानी नहीं चढ़ा। इसलिए कि ब्रह्मा तो निर्दोष है, तो उसकी पैदा की हुई चीज। तो यहां क्या कहा जा रहा है? अगर जीवन में संस्कार वैसे बन जाएं तो इसी जीवन में मुक्ति का भाव आ जाएगा। मुक्ति का भाव मतलब, और मैं इसको इलस्ट्रेट कर रहा हूं, हम सब किसी परिवार में पैदा होते हैं, किसी जाति में पैदा होते हैं, किसी संप्रदाय में पैदा होते हैं, किसी समूह का हिस्सा होते हैं। हमारा बुनियादी प्यार, स्नेह, वफादारी कहां से शुरू होती है?
सबसे पहले मां के लिए, उसके बाद बाप, परिवार, फिर जो मैंने और नाम लिए, जाति, संप्रदाय। इस स्थिति में हम, ये हमारी प्राकृतिक स्थिति है। शिक्षा माध्यम है संस्कृति का। तो जब हम उस प्राकृतिक स्थिति से निकल के हमारा एक सांस्कृतिक अस्तित्व बनता है, तो उस स्थिति में क्या कहा है हमारे यहां? कहा तद्वितीय जन्मा। जिस तरह मां के पेट से हम पैदा होते हैं, उसी तरह हम शिक्षा के गर्भ से पैदा होते हैं और दूसरा जन्म लेते हैं। अब दूसरे जन्म का मतलब क्या? अगर हम अभी भी हमारे अंदर सारा फोकस, सारा ध्यान केवल परिवार, केवल अपने स्वार्थ पे है, अपने परिवार पे है, अपनी जाति पर है, अपने संप्रदाय पे है, तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत ये मानती है कि शिक्षा ने हमें कुछ भी नहीं दिया। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब क्या है? कि अब हमारे प्यार का, स्नेह का विस्तार होना चाहिए, हमारी वफादारी का विस्तार होना चाहिए। एक प्रोसेस है, नेचुरल, प्राकृतिक प्रक्रिया। कहा गया सो कामा यथा बहु श्याम प्रजा ये थी। और जब आदि काल में परमात्म तत्व ने ये कामना की कि मैं अपने प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। शिक्षा का मतलब है अपने अंदर वो योग्यता और क्षमता पैदा करना, जहां मेरे अंदर ये समझ आ जाए कि हम में से जो कोई भी है, ये परमात्मा का ही एक रूप है। सो कामा यथा बहु श्याम प्रजा ये थी। अब शिक्षा के पहले ये चेतना मेरे अंदर पैदा नहीं हो सकती। शिक्षा के माध्यम से ये चेतना पैदा होती है कि जो आत्मा के रूप में परमात्मा मेरे अंदर निवास करता है, वही परमात्मा हर किसी के अंदर निवास करता है। अगर मोबाइल फोन से बात करते हुए किसी दूसरे से मैं उन तरंगों को नहीं देख पा रहा हूं, जिन तरंगों पर मैं जो बोल रहा हूं, साउंड को क्या कहेंगे? आवाज, ध्वनि, जिन तरंगों पर यात्रा कर रही है, अगर मैं उसे नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं आत्मा के जो तार जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उसे भी मैं इन आंखों से नहीं देख सकता। उसके लिए समदृष्टि, एक और प्रकार की दृष्टि है जो पैदा होती, और वो समदृष्टि केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से पैदा होती है। शिक्षा का वही उद्देश्य है। प्रकृति, मैंने पहले कहा, हर किसी के अंदर है। अपनी रोटी खाना प्रकृति है, दूसरे की रोटी छीन के खाना विकृति है। और संस्कृति ये है कि मैं अपनी रोटी को दूसरे के साथ साझा करके खाऊं। ये है अपनी संवेदनाओं का विस्तार, अपने व्यक्तित्व का विस्तार, ये समझ अपने अंदर पैदा करना कि अब तो भारत ने तो ये बातें कही हैं कई हजार साल पहले। अब तो यूनाइटेड नेशंस का स्लोगन है,
उन्होंने कहा कि पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। गरीबी कहीं भी हो, वो समृद्धि जहां कहीं हो उसके लिए खतरा। बीमारी कहीं भी हो, देखा नहीं अभी आपने कोरोना में, निकली तो कहीं और से पूरे विश्व को अपनी ग्रिप में ले लिया। भारत ने ये बात कि ये जो बंधन है इसमें हम बंधे हुए हैं, लिहाजा हमें केवल अपनी चिंता नहीं करनी, हमें सबकी चिंता करनी। मैं केवल अपने लिए नहीं जीऊंगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जीवन तो उनका है जो दूसरों के लिए जीते हैं, और बाकी तो जिंदा हैं लेकिन मृत प्राय। और हमारे यहां तो सारा जोर इसी पे है। मतलब लंबी कितना टाइम ले लिया मैंने ऑलरेडी? सर आपके लिए शुरू है, मैं लगातार चलता हुआ आ रहा हूं। 10 मिनट्स हो, कितना जो मतलब हमारे यहाँ क्या कहा गया। मैं अगर आपको से डील कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, और मेरे चेतना में ये बात है कि मुझे कहा गया देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये जो मानव शरीर है ये परमात्मा का मंदिर है। अगर मेरी चेतना में ये चीज है, मैं आपसे झूठ बोलूंगा? मैं आपके साथ ज्यादती करूंगा? अगर मुझे ये है, वेदों से निकले हुए 4 महावाक्य हैं जिनको महावाक्य कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं, जिन आदि शंकर को हम श्रेय देते हैं कि जिस वक्त भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, उस वक्त उन्होंने पूरे भारत, कम उम्र थी, उस कम उम्री में उन्होंने पूरे देश में घूमकर एक नई चेतना पैदा की, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता की पूरे देश में। और हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं, 4 मठ बनाए उन्होंने। साहब, बिल्डिंगों से एकता नहीं पैदा होती, विचारों से एकता पैदा होती। उन्होंने क्या मठों को उन्होंने 4 मठों को एक एक महावाक्य दिया। हम मठ की बात करते हैं, वो जो महावाक्य है उसकी बात नहीं करते। इससे कि प्रेरणा का स्रोत बिल्डिंग थोड़े है, प्रेरणा का स्रोत तो वो महावाक्य है जो प्रज्ञा से भरा हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, एक वेद से, अगर मुझे सही याद है तो अथर्वा से। तत्त्वमसि, जो परमात्मा मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर। और वो परमात्मा क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही परमात्मा है। और फिर जो चौथा है वो तो कमाल का है, प्रज्ञानम ब्रह्म, बुद्धिमत्ता, चेतना। कौन सी चेतना? कहा वही ब्रह्मा है, वो ज्ञान, हम उसे दूसरे शब्दों में ज्ञान भी कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान का विकसित रूप, उसको प्रज्ञा कहा जाता है। जहां पे वो समदृष्टि पैदा हो जाए, समभाव पैदा हो जाए, कहा वही ब्रह्मा है। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तत एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। ये जो कुछ भी तुम
अनेकता, विभिन्नता, अलग अलग चेहरे, अलग अलग रंग। दो भाई हैं, एक को नीले रंग की कमीज पसंद है, एक को सफेद रंग की पसंद है, एक को एक खाना पसंद है, दूसरे को दूसरा खाना पसंद है। हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें ये कहती है, प्रकृति यान्ति भूतानि, हर शख्स को एक खास प्रकृति पे पैदा किया गया है, वो उस प्रकृति के अनुसार अपना जीवन चलाता है। इसका सम्मान करो, इसको स्वीकार करो विभिन्नता को, लेकिन यहां रुको मत। हमारे यहां बहुत बात होती है टॉलरेंस। भारतीय संस्कृति में टॉलरेंस के लिए कोई जगह नहीं। टॉलरेट किया जाता है बच्चे की शरारतों को। हम शरारत नहीं मानते, हम विभिन्नता को मानते हैं, ये नैसर्गिक है, इसको हमें स्वीकार करना है, इसका सम्मान करना है। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं, वो तो क्या सख्त शब्द प्रयोग करते हैं, कहते हैं जब कोई टॉलरेंस की बात करता है तो मुझे लगता है कि ये परमात्मा का अपमान कर रहा है। ब्लास्फेमी शब्द प्रयोग किया है। हम, मैं कौन हूं दूसरे को बर्दाश्त करने वाला? दूसरा जैसा कुछ भी है, मुझे उसका सम्मान करना है और उसको स्वीकार करना है, लेकिन यहां रुकना नहीं है। इस स्वीकार्यता और सम्मान के साथ अपने अंदर ये योग्यता पैदा करनी है। हम कौन से संस्कार, ये मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं? आप कह रहे हैं संस्कार भी और रोजगार भी। हम क्या संस्कार देना चाहते हैं? तो अपने अंदर ये योग्यता पैदा करनी। संस्कार वहां से आएंगे जहां हम सामने से नजर आने वाली विभिन्नताओं के पीछे छुपी हुई एक आत्मा को देख सके। अगर हम एकात्मता को देख लेंगे तो फिर जब आप कुछ अच्छा करेंगे किसी दूसरे के लिए, तो आपके मन में यह अभिमान नहीं आएगा कि आप दूसरे के लिए कर रहे हैं। आप कहेंगे मैं अपने लिए कर रहा हूं। वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। पीड़ा देके देखिए दूसरे को। भारतीय सांस्कृतिक विरासत। गंधारी ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरे 100 बेटे थे कृष्ण, एक तो छोड़ दिया होता, मैं निसंतान होके तो नहीं मरती। तो भगवान कृष्ण जी ने अवतार मानते हैं, वो क्या जवाब देते हैं? मैं कौन हूं मारने वाला? मतलब मेरी ये ताकत ही नहीं कि मैं मार सकूं। तुम्हें याद नहीं है गंधारी, जब तुम छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची मतलब अभी जिम्मेदार, आप किसी को जिम्मेदार पूरी तरह नहीं ठहरा सकते उसके कामों के लिए। जब तुम छोटी बच्ची थी, तुम्हें खाना पकाने का शौक था, तुम पाकशाला में चली जाती थी और एक दिन तुमने गर्म पानी जमीन पे डाल दिया, जिससे एक छिद्र था जिसके अंदर एक कीड़े के 100 अंडे थे और वो 100 अंडे नष्ट हो गए। गंधारी कहती है, तुम्हारी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे ही अनुसार मैं छोटी बच्ची थी, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मों का फल तो जानबूझ के करो या बगैर जाने करो, इंसान को झेलना ही पड़ेगा। ये चेतना में मेरे ये बात बैठ जाए, मैं इस संदेश को आत्मसात कर लूं, फिर ये संभव होगा कि इंसान तो छोड़िए, मैं किसी जानवर को भी पीड़ा पहुंचाने की हिम्मत कर सकूं। संस्कार ये है। ये संस्कार कहां से मिलेंगे? मुझे कोई गलतफहमी नहीं कि ये संस्कार आप शिक्षण संस्थाएं, इसमें शिक्षण संस्थाएं सहायक हो सकती हैं, लेकिन ये संस्कार सबसे पहले मिलेंगे मां की पाठशाला से, बाप के आचरण से। हमारे परिवार से, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ होता, पहली। दूसरा, ज्ञान जितना अर्जित करते जाइए,
इस चेतना को पैदा करने के उद्देश्य से। और एक और बात कही गई है हमारे, ये भी गलतफहमी में मत रहिएगा कि केवल किताबें पढ़ने से ये हो सकता है। साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। कितना ही भी पढ़ लिख जाइए, अगर वो बुनियादी संस्कार मौजूद नहीं है, बुनियादी चेतना मौजूद नहीं है कि सब लोग मेरा ही विस्तार हैं, मैं और आप डिस्कनेक्ट नहीं हैं, हम देख नहीं पाते हैं उस कनेक्शन को। जिस दिन समदृष्टि पैदा कर लेंगे तो देख भी पाएंगे हम किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम जुड़े हुए हैं, ये बात हम स्वीकार कर लेंगे तो साहब, उंगली में पिन चुभ जाए ना तो इस हाथ को भी उतनी ही तकलीफ होती है, पूरे शरीर को उतनी तकलीफ होती है। यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग पे 6 लाइनें लिखी हुई हैं शेख सादी की। बनी आदम आजाए यक दीगरंद के दर आफरीनश जयक गोहरंद चू उज़्वे बदरदा वरद रोजगार दीगर उजूहारा नमानत करार तू गर मेहनते दीगरां बेगमी निशायत के नामत नहंद आदम। ये जो पूरी बनी आदम, द होल ऑफ मैनकाइंड, जैसे हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, वो एक मानवीय शरीर की तरह हैं। ये संभव नहीं है कि शरीर के एक अंग में पीड़ा हो और बाकी पूरा शरीर उस पीड़ा को महसूस न करे। और अगर तू गर मेहनते दीगरा बेगमी, अगर तुम्हारे दिल में अनुकंपा का, करुणा का भाव नहीं जागता है दूसरे को तकलीफ में देख के, तो फिर तुम्हें अपने आप को मानव कहलाने का अधिकार नहीं है। ये फारसी के मशहूर शायर शेख सादी, उनकी ये 6 लाइनें, 3 शेर यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग जहां एंटर होते हैं उसमें लगे हुए। लेकिन हमारे इंसानों के अंदर दोनों तत्व मौजूद हैं। संघर्ष, पता है, मतलब सिमिली एक चीज होती है कि वो कौरव और पांडवों और कौरवों का संघर्ष हर किसी के अंदर लगातार चलता है। और मुझे अब कौरव पांडव पे मुझे एक बात याद आ गई, मैंने लंबा बोल लिया है लेकिन मैं वो बड़ी मजेदार है। जानामि धर्मम नचा में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नाचा में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि गलतफहमी में मत रहिए कि मुझे पता नहीं है कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उसकी तरफ मेरी रुचि नहीं बनती। मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या है, पर उससे मेरा छुटकारा नहीं होता। कोई देव है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है और वो जैसा मेरे लिए नियुक्त करता है, तय करता है, मैं वैसा करता हूं। हर किसी के अंदर वो है। वो क्या है? हमारी स्वार्थ की इच्छाएं। हम खुद अपने, जो चीज हमें अपनी खुद गर्जी, स्वार्थ, हम वो करना चाहें, लेकिन हमारे अंदर दोनों चीजें हैं। और इसीलिए कहा है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। मैं अपने
इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया मकान होना चाहिए, दूसरे भौतिक सुख साधन होना चाहिए, पूरे जोर से मेहनत करता हूं। बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, लूट नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रेरित हो रहा है अपने स्वार्थ की भावना से। और जो ज्ञानी है वो काहे से प्रेरणा प्राप्त करता है? चिकीर्षु लोका संग्रहम, डिजायरिंग गुड ऑफ द मैनकाइंड, डिजायरिंग गुड ऑफ द वर्ल्ड, लोका संग्रहम। तो अपने अंदर वो भाव पैदा कर लेना जहां हम केवल अपने लिए ना जिए, हम दूसरों के लिए, दूसरे में सब शामिल हैं। और मैं एक मिसाल मैं पिछले दिनों में दे रहा हूं। अभी माननीय मंत्री जी उपलब्धियां गिना रहे थे। मैं मानता हूं कि बिहार उससे ज्यादा उपलब्धियों की क्षमता बिहारियों में है, लेकिन बदकिस्मती से तो आप देखिए ना, बिहारी जहां कहीं बाहर हैं। आज बिहारियों को बंबई से निकाल लीजिए तो बंबई ठप हो जाएगा, दिल्ली भी ठप हो जाएगा, इसलिए कि वो वहां बिहारी हैं। पर बिहार में बिहारी मुश्किल से मिलता है। यहां पे हमारी जो बुनियादी वफादारियां हैं, जो ज्ञान अर्जन से पहले की हैं, हम इस परिवार के हैं, हम इस जाति के हैं, हम इस बिरादरी के हैं, हम इस संप्रदाय। अरे भाई, उससे ऊपर उठिए ना। जिस दिन बिहारी बिहार में बिहारी हो जाएंगे, उस दिन बिहार तो जैसे पहले पूरे देश का नेतृत्व करता था, उस तरह पूरे देश का नेतृत्व करेगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सनातन संस्कृति की समृद्ध विरासत को और सजीवता को समाहित किए हुए जो सहज शब्दों के माध्यम से आपने संदेश दिया है, और सरल और सहज रूप से अपने संबोधन में जो हमें ज्ञान साझा किया है, साथ ही सादी की फारसी कविता बानी आदम की पंक्तियों का जो उल्लेख किया है, उन सब के माध्यम से हम इस चर्चा को अब तक जो भौतिक धरातल पर थी एक नया आयाम मिलता देख रहे हैं, और उसे विस्तृत फलक आपने अपने संबोधन के माध्यम से दिया है। इसके लिए एक बार फिर से पुनः आभार व्यक्त करते हैं। और हम कार्यक्रम के अगले हिस्से में चलते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे कुछ समाज के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले चिकित्सा और शिक्षा जगत में कुछ विशिष्ट आमंत्रित अतिथि हैं, उन्हें आपके कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाए। तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे नूतन गुप्ता जी, कृपया आते जाएं मंच पर। नूतन गुप्ता जी, साथ ही रवि प्रकाश जी, इसके बाद डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी के बाद नवीन यादव जी, आशुतोष जी कृपया पंक्ति देखें, नवीन यादव जी के बाद ब्रजेश चंद्र मिश्रा जी, कृपया तैयार रहें, और ब्रजेश चंद्र मिश्रा जी के बाद गौतम सिन्हा जी, रवि प्रकाश जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, रवि प्रकाश जी दाहिने तरफ जी, इस तरफ उतर जाइए, वहीं से उतर जाइए दाहिने तरफ। नवीन यादव जी अगली, दाहिने तरफ आ जाइए सर। ब्रजेश चंद्र मिश्रा जी, गौतम सिन्हा जी, सुभाष चंद्र प्रसाद जी, संतोष सिंह जी, नवेंदु शेखर जी, डॉक्टर मुकुल सिंह जी कृपया मंच के नजदीक आ जाएं।
और स्मृति रावत जी, शशि शेखर जी, कृपया मंच के नज़दीक आ जाएं। जी। चलिए, स्मृति रावत जी और शशि शेखर जी कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। सारंग, शशि शरंग जी। जी चलिए, तो सम्मानित अतिथियों का नाम एक बार फिर मैं सिलसिलेवार ले लेता हूं। नूतन गुप्ता जी, रवि प्रकाश जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, नवीन यादव जी, ब्रजेश चंद्र मिश्रा जी, गौतम सिन्हा जी, सुभाष चंद्र प्रसाद जी, संतोष सिंह जी, नवेंदु शेखर, डॉक्टर मुकुल सिंह, डॉक्टर मुकुल जी, स्मृति रावत जी हो गया, और शशि शरंग जी। माननीय कृपया स्थान ग्रहण करें। अब हम अपने कुछ बच्चे आए हैं जो नक्सल समस्या का दंश इन्होंने झेला है, इनके परिवार ने झेला है, इन्हें सहयोग कर रहे हैं। ये बच्चे हौसला प्राप्त करेंगे आपके संपर्क से माननीय, यह हम उम्मीद करते हैं। और हम हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जी से आग्रह करेंगे कि माननीयों को अपना समय देने के लिए और हमारे कार्यक्रम में अपने संबोधन के लिए कृपया उनका आभार व्यक्त करें। अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी और जी, माननीय का आभार। और हम साथ में चाहेंगे अनुराग ठाकुर जी, हमारे मेहमान नीरज जी को भी मंच पर बुलाकर उन्हें सम्मानित करें। समय और अपने उद्बोधन के लिए उन्होंने हमें उपकृत किया है, तो नीरज जी कृपया आप भी आएं। संपादक अनुराग ठाकुर जी सम्मानित करेंगे। तो अब कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ और मौजूद लोगों से हम आग्रह करेंगे कि ताली बजाकर अपनी ओर से भी धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट आशुतोष चंद्रा जी, आइए। धन्यवाद दीपक। और अब कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सीएमडी सर सुनील चौधरी जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया ये वोट ऑफ थैंक्स करने का। और सबसे बड़ी बात है कि महामहिम समय निकालकर यहाँ पहुँचे हैं और बिहार में थे नहीं। और महामहिम नहीं, माननीय मेरे लिए भी पहला मौका है। और सबसे बड़ी बात थी कि सर जब ये टॉपिक तय हुआ था
शिक्षा और रोजगार पर तो सभी बात करेंगे, लेकिन जब बात संस्कार की आती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत कठिन पहलू हो जाता है, कठिन मुद्दा हो जाता है। और मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि भाई आप एक अच्छा गेस्ट चुने, तय करें जो शिक्षा पर बात करे, संस्कार पर बात करे, रोजगार पर बात करे। तो मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत टफ था सर, और मेरे लिए भी पहला मौका था। और जब मैंने नज़र घुमाया तो मुझे आपका नाम सामने आया कि भाई इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम बिहारियों के लिए ऐसा गवर्नर अगर मिला है तो ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि माननीय के पास शिक्षा भी है, संस्कार भी है और मार्गदर्शन भी कर सकते हैं कि कैसे बिहार के युवा, जैसे उन्होंने बताया कि बिहार के युवा जो हैं वो बिहारी बाहर बनते हैं, अगर यहाँ बन जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यकीन मानिए माननीय, जब मुझे ये जिम्मेवारी दी गई तो मैंने बहुत कोशिश की, आपकी काफ़ी व्यस्तता थी और मुझे बार बार ये कहा जा रहा था कि समय नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने इस कॉन्क्लेव से एक लेसन सीखा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी मत छोड़िए, और आखिरकार सफलता मिली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब माननीय से संपर्क हुआ और मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा कॉन्क्लेव है, प्लीज आपका समय चाहिए, 5 मिनट के लिए आप समय दे दीजिए, तो सर ने कहा कि 5 मिनट नहीं, मैं 20 मिनट के लिए आऊंगा और आपका पूरा कार्यक्रम जो है मैं खत्म करूंगा। और बहुत अच्छा लगा सर जो मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है, चूंकि हम लोगों का चैनल लगातार सामाजिक कार्यों पर भी ध्यान देता रहा है, खबरें तो चलती ही हैं। हमारे सीएमडी सर का भी उद्देश्य है कि हम लोग सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरें दिखाएं और उसका अच्छा इम्पैक्ट जाए। और आज की तारीख में जो कॉन्क्लेव हुआ है शिक्षा, संस्कार, रोजगार भी, तो इस कॉन्क्लेव के जरिए जो भी मंथन हुआ है, जो भी विचार हमें मिले हैं, उसका हम लोग पालन करेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा संस्कार अपने अंदर लाऊं, क्योंकि संस्कार की जो परिभाषा आज सर से सुनी है वाकई बहुत ही मुश्किल है। शिक्षा रोजगार होगा लेकिन संस्कार नहीं हो पाता है, तो मैं खुद से करूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। नीरज जी हमारे साथ हैं, ये खुद विद्वान हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए रहे हैं और राजनीति में हैं, सक्रिय हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम गेस्ट, हमारे जो स्पॉन्सर्स थे, हमारे जो कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सहयोगी लोग थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी इसी तरह का मुहिम जारी रहे। उससे पहले, जाने से पहले एक राष्ट्रगान होगा और उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे, माननीय राज्यपाल भी प्रस्थान करेंगे राष्ट्रगान के लिए। सभी लोगों से आग्रह है अपनी जगह पर खड़े। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी अपना स्थान ग्रहण करें, महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय प्रस्थान करेंगे। आप अपने जगह पर तब तक बने रहें, कृपया अपने जगह पर बने रहें सभी लोग। तो कशिश न्यूज़ के इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में हमने तमाम तरह की बातें सुनी, तमाम तरह की विषयों पर जो चर्चा के दौरान बातें निकलकर सामने आई, उसके माध्यम से हम ये उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर संदेश समाज को